तो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। जरा चेक करेंगे कि स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं। कंफर्म करके जरा बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो स्क्रीन है वो सबको अवेलेबल है कि नहीं, सीन हो रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्सिस को ट्रांसलेट करें या ट्रांसफॉर्मेशन करें या फिर रोटेट करें, है ना, तो उससे पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, पॉइंट नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे बदलता है, इसको हमने देखा था। यानी कि स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या आया था हमारा, स्मॉल एक्स की वैल्यू को अगर हम देखें तो वहां पे हमारा क्या आ रहा था कि ओल्ड इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस एच एंड के। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद रोटेशन को देखे थे, एक बार आप पीछे करके दिखा लेते हैं, एक चीज को देख लीजिए दोबारा से कि कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर कल वाला प्रॉब्लम। हाँ बोलिए। हाँ कल वाला क्या? पीडीएफ भेज दे सर, पीडीएफ भेज दे कल वाला। पीडीएफ तो भेज, हाँ भेज दिए थे आप लोग को। ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वाला। होगा ये नहीं नहीं, टीचमेंट ऐप पे होगा, स्टडी मटेरियल में जाके देखिएगा। ठीक है। स्टडी मटेरियल में देखिएगा। हाँ कल हमने एक होमवर्क रखा था, है ना, ये क्वेश्चन रखा था हमने, देखिए तो क्या प्रॉब्लम था हमारा क्वेश्चन का कि ट्रांसफॉर्म टू एक्सिस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ओरिजिनल एक्सिस। समझाया भी था आपको इसको कि क्या कहना चाहिए। ले अब म्यूट कर लीजिए, आवाज से डिस्टरबेंस ना हो क्लास में। कि एक नए एक्सिस का निर्माण करना है। पुराना वाला हमारा एक्स डैश था, वाई और वाई डैश था, और नया वाला हमारा अब एक्स वन डैश, वाई वन एंड वाई वन का डैश है। तो अब क्या कह रहा था सवाल हमारा कि आप इस एक्सिस को 30 डिग्री के एंगल से घुमाइए और इस इक्वेशन को बदलिए। तो जरा इसको हम देखते हैं। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम टेबल को याद करें तो टेबल हमारा क्या हो रहा है, देखिए तो ये जो हमारा टेबल था वो किस प्रकार का था। यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा y है, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। तो अब हमारा x का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ x विल बी x1 cos थीटा, ठीक है, माइनस y1 sin थीटा। कॉलम से देखिएगा, फर्स्ट कॉलम से आपको क्लियर होगा। उसी तरह से y इज इक्वल टू x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, बट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब cos 30 कितना होता है, cos 30 और sin 60 ये हमेशा इक्वल होता है, तो √3/2 हो जाता है। तो x1 इंटू √3/2 माइनस y1 इंटू साइन 30 हो जाता है आपका हाफ। तो ये हो जाएगा √3x1 माइनस y1/2, and this is the value of x. What is the value of y? This is x1 sin 30 degree is half
और cos 30 डिग्री इज रूट अंडर 3/2. दिस इज इक्वल टू x1 प्लस रूट 3y1 अपॉन 2. अब इन वैल्यूज को हमारा जो गिवन इक्वेशन है, हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3. इसको यहाँ पे लिख लें. हमारा गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 3 एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a². यही था. इसमें हम पुट करेंगे. तो जब हम इसे पुट करेंगे तो आपको, अब चूंकि ये सारी वैल्यूज कैलकुलेशन है तो हम नहीं चाहते कि इसके लिए क्लास को लंबा खींचा जाए. जब आप पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a². ये आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलने वाला है. सारी वैल्यूज को पुट कीजिएगा. x के बदले x1 y1 के टर्म में यहाँ से, दूसरा वाला y की वैल्यू x1 y1 के टर्म में यहाँ से, और इनको पुट करके इसमें डालेंगे तो आपको x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू a² मिल जाएगा. और ये इक्वेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ, बताइए तो जरा किसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ एन ऑफ अ ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इन x1 y1 प्लेन. ठीक है. तो ये हमारा क्या हुआ, एक हाइपरबोला लिख रहे थे. हाइपरबोला का इक्वेशन होगा x1 y1 प्लेन में. लेकिन चूंकि अब होता क्या है कि हमें कोई भी इक्वेशन लिखना होता है तो x और y ज्यादा अच्छा लगता है. तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट या न्यू प्लेन. कोऑर्डिनेट कौन सा, x1 y1 प्लेन. तो इसमें हमारा जो इक्वेशन, जो कन्वर्टेड इक्वेशन क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a². और ये क्या है, हाइपरबोला का इक्वेशन है. जब प्लस होता था तो ये आपको क्या हो जाएगा, प्लस होने पे ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा. सर्कल इज ऑल्सो एन इलिप्स. इलिप्स में जहाँ पे ए और बी बराबर हो जाए तो वो सर्कल हो जाता है. ठीक है. तो इसे हमें बस कन्वर्ट करना था, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है. तो इसीलिए इसमें टेंशन लेने वाली चीज है नहीं. थोड़ा सा हम टॉपिक को अब आगे ले चलते हैं. एग्जाम आपके 1 मंथ बाद होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी हमें चीजें को कंप्लीट करना होगा. तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ सर्कल्स. सिस्टम ऑफ सर्कल्स में जो सिलेबस का स्टार्ट यहीं से होता है, सिस्टम ऑफ सर्कल से. लेकिन हमने चाहा कि थोड़ा सा आप लोग को रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये सब पढ़ा दिया जाए एक्सिस का. सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होता है, तो हमें यहाँ पर दो चीज देखने हैं. पहले इसको हम जान लें कि हमें करना क्या है. तो मान लो कि एक सर्कल यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा सर्कल इधर है. ठीक, हमारे पास दो सर्कल हो गए. ठीक, तो एक सर्कल का नाम हम देते हैं S और दूसरा का नाम देते हैं S1. पहले वाले सर्कल का अगर आप सेंटर की बात करें तो मान लो ये हमारा पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा यहाँ पे C है और दूसरे वाले का सेंटर है C1. ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या जानना है, मेन डिफिनेशन क्या है कि हमें सर्कल के बीच के एंगल के बारे में बात करनी है कि किसी दो सर्कल के बीच के एंगल क्या होंगे, मतलब कितने एंगल पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है. तो कट कहाँ पे कर रहा है, दो पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है. ठीक है. तो हम अभी देखना चाहेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या लिखा जाए. तो सबसे पहले हम इसको डिफिनेशन पे लिखते हैं, देन आपको इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे. व्हाट इज द डिफिनेशन. किसी भी मैथ्स को स्टार्ट करने के पहले हमें डिफिनेशन जानना होता है. तो क्या होता है कि द एंगल इन टू सर्कल्स, एक S है एंड दूसरा S1 है, इज द एंगल बिटवीन tangents to the circles at their
एट देयर। जो बच्चे कॉलेज में आए थे वो क्लास ये जानते हैं, अदरवाइज आप लोग अब ऑनलाइन क्लास में कॉलेज की क्लास कर रहे हैं, तो इधर हम दोबारा दिखा रहे हैं ये चीज, तो थोड़ा सीखिए। इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन समझिए इसको, डिफिनीशन समझना बहुत जरूरी है पूरे मैथ्स में। इस दो सर्कल को, अगर कोई दो सर्कल कट कर रहा है एक दूसरे को, तो उनके बीच का एंगल एक्चुअली में क्या होता है कि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट चूंकि लाइन होता है और एक जगह कट करता है, तो उनके टेंजेंट्स के जो बीच के जो एंगल होंगे वो एंगल हमारे कहलाते हैं सर्कल के बीच के एंगल, ठीक है। क्योंकि लाइन और लाइन के बीच का एंगल निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है। लेकिन सर्कल और सर्कल के बीच के एंगल की बात अगर होगी तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम क्या करेंगे, दो दो टेंजेंट बनाएंगे। मान लीजिए एस का टेंजेंट कोई और है, S1 का टेंजेंट कोई और है, और उनके बीच में जो एंगल बना होगा ना, वही सर्कल के बीच में एंगल कहलाता है। दिस इज द डिफिनेशन। ये हम नहीं कहेंगे कि यही क्यों, है ना। आगे आप जानिएगा कि ये टेंजेंट के बीच का एंगल और रेडियस के बीच का एंगल, अभी अब आने वाला ये चीज, वो दोनों सेम होता है। तो चलिए इसको पहले समझिए डायग्राम से। यहाँ पे आपका सी है, तो मान लो कि यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट इज पी, दिस इज द पॉइंट पी। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ आपका, हाँ ठीक है, इधर हमारा क्या है कि इस पी पॉइंट पे, मतलब इस पी पॉइंट पे अगर हम S1 का ये देखें, टेंजेंट देखें, तो S1 के टेंजेंट को अगर आप देखना चाहें तो ये टेंजेंट कैसा होगा, मान लो इस टाइप का। इधर जरूरी नहीं कि सेंटर से पास करे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि टेंजेंट अगर सेंटर से पास कर जाएगा। और थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, हम सेंटर को थोड़ा तरीके से सुधार भी दें, क्लियर रहे। सेंटर आपका यहाँ पे है, ठीक है, और आपका जो टेंजेंट है वो इस साइड, ठीक। तो ये S1 का टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। इस टेंजेंट का नाम दिया हमने T1, 1 इसलिए कि S1 का टेंजेंट है। और अगर हम आपसे बात करें कि व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल S, तो टेंजेंट ऑफ सर्कल S की बात करें तो ये कैसा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका नाम हम दे देते हैं T। तो T मतलब कि P पॉइंट पे S का, चूंकि P पॉइंट दोनों पे है, S पे भी है और S1 पे भी है, तो P पॉइंट पे सर्कल S का टेंजेंट T हो गया, और P पॉइंट पे सर्कल S1 का टेंजेंट T1 हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, समझेंगे ध्यान से, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल हमारा कहलाता है थीटा, मतलब एंगल बिटवीन द सर्कल्स। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा एंगल है, मान लीजिए यही हो गया हमारा थीटा। तो दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द सर्कल्स, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे तो ही एंगल की बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे इन चीजों को। तो हम क्या करते हैं कि इस जो सेंटर है S का, उस सेंटर से इस P पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसी तरह C1 से इस P पॉइंट पे दोनों के सेंटर से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर इस C और C1 को हम पूरा तरह से मिला देते हैं, ठीक है। तो आप जरा चेक कीजिएगा, आप जानते होंगे कि कोई भी रेडियस, देखिए सब पुराना क्लास का आपको थोड़ा रिवाइज करना होगा, कि जो रेडियस होता है, ठीक है, वो टेंजेंट पे, अगर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटर से टचिंग पॉइंट सेम है, तो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर C से हम P पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो CP जो है वो इस टेंजेंट T पे क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह C1P जो है वो क्या है, T1 पे परपेंडिकुलर है। तो ये सब चीजें थोड़ी 8वां 9वां क्लास में आप चेक करेंगे, आपको वहां पे मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और दूसरा चीज, ये परपेंडिकुलर के यूज से आप ये जानेंगे कि अगर हम CP को बोलते हैं R, मतलब रेडियस R, और C1P को बोलते हैं रेडियस R1, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना, ये थीटा, आपके लिए होमवर्क है कि ये जो एंगल थीटा होगा,
ये भी एंगल और ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। मतलब ध्यान से समझिएगा, रेडियस वेक्टर मतलब दो रेडियस के बीच का जो एंगल है और टेंजेंट के जो बीच का एंगल है वो हमेशा समान होगा। इसको हम यहाँ पे फिर लिखते हैं, एंगल बिटवीन द रेडियस या रेडियाई, दो रेडियस है R0 एंड R1, ठीक है। कौन सा पॉइंट पे, एट द पॉइंट P पे। ये आप चेक करेंगे, ये ज्योमेट्री है, बहुत ही सिंपल है, ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब हमें जानना है कि दो सर्कल जब किसी निश्चित एंगल पे, जैसे मान लो थीटा बराबर 0 पे कट किया तो क्या, थीटा बराबर 90 डिग्री पे कट किया तो क्या होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री पे कट किया तो क्या होगा। इन सारी चीजों का हम एक अलग अलग डिफिनेशन बनाएंगे और उसको देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिफिनेशन आता है, सबसे पहले हमारा डिफिनेशन आता है कि when the two circles S and S1 intersect each other at right angles। इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो जो टेंजेंट पास कर रहा है उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल वो क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, या फिर दोनों के रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। उस सर्कल को हम बोलते हैं द सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल शब्द जब भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि 90 डिग्री की ही बात हो रही है, एंगल मतलब 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल शब्द बहुत बार आने वाला है, आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो मैट्रिक्स में, अगर हमने जो क्लास लिया था आपको याद होगा कि दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होते थे, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, ऑर्थोगोनल शब्द वहां पे क्या था, ठीक है। तो दो सर्कल भी ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करे और कट करने पे थीटा की जो एंगल वैल्यू है वो अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा सर्कल क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा चलते हैं, एक यहाँ पर डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है CPC1। देखिए CPC1 जिसमें एंगल क्या है, थीटा है, CP मतलब स्मॉल r है, C1P मतलब स्मॉल r1 है, मतलब रेडियस है, और CC1 जो है वो क्या है, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो इस ट्रायंगल को जरा हम अलग से इधर लिखते हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका क्या है, P है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C1 है, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, C और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, यानी कि रेडियस है, और C1 और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि कुछ फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास का यूज करेंगे, बाय कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन लॉज कह सकते हैं, लॉज इन ट्रायंगल CPC1 we know that क्या जानते हैं हम लोग कि CC1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा थीटा के सामने क्या है CC1, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस C1P का होल स्क्वायर माइनस 2CP C1P cos थीटा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम ऐसे ही फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC cos थीटा, ये आपने पढ़ा है कि नहीं, याद कीजिएगा, सबने पढ़ा है, 11th क्लास में है, ठीक है। CC1 मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, ठीक है, ये है CC1। तो इसका मतलब CC1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज CP इज स्मॉल r का स्क्वायर, व्हाट इज C1P, दिस इज स्मॉल r1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू r, CP इज r,
C1P इज R1 cos थीटा। यानी कि दो सर्कल के बीच के सेंटर्स का डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना दिया हमने। इस चीज को मार्क कीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये दिया जाए कि दो सर्कल का रेडियस पता हो और उन सर्कल्स जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी थीटा एंगल पे, जैसे कह दिया जाए थीटा बराबर 30 डिग्री पे, तो आपसे पूछा जाए कि उन सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, देखिए सेंटर आपको नहीं गिवन है, लेकिन सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आपको बस रेडियस और एंगल पता होना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द सेंटर्स। सेंटर नहीं पता है लेकिन बस रेडियस पता है और एंगल पता है कि कितने एंगल से एक दूसरे को कट कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ ये डिस्टेंस होगा इनके सेंटर्स का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, तो अब इसके कुछ हम पार्ट देखेंगे कि थीटा बराबर 0 पे क्या होगा, थीटा बराबर 180 पे क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पे क्या होगा, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि कोई सर्कल ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये सारी चीजें हम ज्योमेट्री को अब एक फॉर्मूला के रूप में डायरेक्ट हम देख कर बता सकते हैं। ज्योमेट्री बनाने में, फिगर बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट कह के बता देंगे कि हाँ ये थीटा इतना है, ये थीटा 90 डिग्री है, ये थीटा 0 है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज को। इसी में लिख लेते हैं, रिजल्ट्स करके लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा, इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे भी कह सकते हैं। ठीक, पहला नंबर, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा अगर हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो देखो तो ये C1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R R1 cos 0 डिग्री। इसका मतलब R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 cos 0 इज 1, ठीक है, सिंस cos 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये किसी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो क्या होता है R माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें C1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर R माइनस R1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ R माइनस R1। क्यों, क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। हमें नहीं पता कि एक्स पॉजिटिव है कि एक्स निगेटिव है, तो मॉड एक्स ले लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे R और R1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड R माइनस R1 रखा। और C1 क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस या तो हमेशा क्या होता है नॉन निगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है या 0 होता है, तो इसलिए हमने C1 क्या लिखा R माइनस R1। और इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली चेक कीजिएगा तो हम कहते हैं कि the circles touch each other, सिर्फ टच कर रहा है ना, टच each other internally, इट मीन्स दैट कि आपका एक सर्कल इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरा वाला सर्कल आपका, जस्ट अ मिनट, आपका एक सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा वाला सर्कल की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला जो सर्कल है, अगर ऐसे हम कलर को थोड़ा बदल दें, दूसरा वाला जो सर्कल है वो इस तरीके से है, ठीक है। थोड़ा सा इसे हमें टच करना था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन समझ गए होंगे। हाँ ये मिटक नहीं सकता, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे बस क्या हो रहा है हमारा कि ये एक बार बस यहाँ पे इस इसको कर दिया हमने कि एक जगह बस क्या कर रहा है इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है। दूसरे केस में अगर हम देखें, दूसरे वाले केस में, तो दूसरा केस हमारा क्या बनता है, सेकंड नंबर, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम देंगे जरा ध्यान से, थीटा अगर 180 डिग्री है देन फॉर्मूला क्या था आपका, C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R R1 कॉस 180 डिग्री।
But what is cos 180 degree? Cos 180 degree is -1. So this becomes r square plus r1 का square plus 2r1. Since cos 180 degree is always equal to -1, इसका मतलब c1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? r plus r1 का होल स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स c1 इज इक्वल टू r प्लस r1. देखिए यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों रेडियस पॉजिटिव हैं या जीरो है, तो कम से कम उसको ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव या जीरो ही रहेगा, निगेटिव होने की संभावना नहीं है, तो यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है. और इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली डायग्राम से देखें तो कैसे समझ में आएगा? तो जैसे इसका मतलब क्या है कि आपका एक सर्कल इधर है, देखिए अब डायग्राम से डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, और दूसरा वाला ठीक है. अब इसको जरा समझिए बाय डायग्राम. यहाँ पे आपका C है, यहाँ पे आपका C1 है, C1 है, ये आपका R हो गया, ये आपका R1 हो गया. तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि C1 का जो वैल्यू है वो क्या है? R प्लस R1 है. इसका मतलब थीटा जो है अगर 180 डिग्री है तो जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच तो नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं लेकिन इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब दोनों सर्कल्स बाहर हैं. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि देन द सर्कल्स touch each other externally. ठीक है. तो डायग्राम से चीजों को समझिएगा तो हमेशा याद रहेगा और समझा भी पाइएगा किसी को. तो तीन ही केस है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस चीजों पे पढ़ना. तो 90 डिग्री चूंकि हमने एक डिफिनेशन ही बनाया कि 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल. तो नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं, थर्ड पॉइंट. इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो देन फिर से फॉर्मूला को याद कीजिए, क्या होगा? C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1 cos 90 डिग्री. cos 90 डिग्री के बारे में जानते हैं सर, क्या होगा? जीरो हो जाता है, तो R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस का सम का स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब C1 इज इक्वल टू R स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम की तरह थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये जो टेंजेंट के बीच का, देखिए यहाँ पे इसको हम डायग्राम से थोड़ा देखते हैं और क्लियर होगा. मतलब यहाँ पे आपका एक सर्कल है और दूसरा सर्कल एक ऐसा है जो इसको कट तो कर रहा है, लेकिन क्या किस तरीके से कट कर रहा है हमारा ये सर्कल? ये सर्कल जो कट कर रहा है तो इसमें जो दो टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स T एंड T1, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है. तो इस तरह के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल. ठीक है, दिस सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल्स. तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजों को देखा. हमेशा आपको ध्यान अगर कोई रखना है तो वो फॉर्मूला है यही वाला, C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1 cos थीटा. ठीक है, बोलिए अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम हुआ हो. मेरा अगला सवाल है कि क्या कोई दो सर्कल ये तीन के अलावा कोई दूसरे तरीके से कट कर सकता है? तो कर तो सकता ही है. थीटा 45 भी हो सकता है, थीटा 70 डिग्री भी हो सकता है. इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? जब थीटा 0 हो जाए, थीटा 90 हो जाए या थीटा 180 हो जाए, क्योंकि इसके लिए कुछ नाम दे दिया गया है ना, दिखता है ये ज्योमेट्री से हमें डायरेक्ट. अब दूसरा बात कि इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका है नहीं कि दो सर्कल किसी दूसरे सर्कल को कट करे. तो हमें बस यही चीज हमने अभी तक पढ़ा कि सिस्टम ऑफ सर्कल में दो सर्कल अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उसमें के बीच के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? टेंजेंट के बीच के एंगल के इक्वल होते हैं या फिर रेडियस के बीच के एंगल होते हैं. कहाँ पर? जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल
कट कर रहा है, ठीक है। यही दो चीज हमने पढ़ा, फिर हमने कुछ फॉर्मूला लगाया, कोसाइन रूल को देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कंडीशंस बनाएंगे जिसमें दो सर्कल हर हालत में ऑर्थोगोनल मिले। मतलब आपके पास क्या होगा कि दो सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा, और उन दोनों के इक्वेशन जब आपके पास गिवन होंगे तो आप उस इक्वेशन को देखकर आप बताइएगा कि क्या ये सर्कल ऑर्थोगोनल्स है कि नहीं, है ना। क्या एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं कि नहीं, या कट ही नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ना। ऐसा भी संभव है कि सर्कल एक दूसरे को कट ही ना कर रहे हो। और कट नहीं करने का अगर हम आपको एक तरीका बताएं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे इसमें बात नहीं किया है ग्रेजुएशन में, लेकिन इस चीजों को थोड़ा सोचिएगा। यहाँ तो कट करने पे बात की जा रही है, लेकिन अगर कट नहीं किया जाए तो किस तरह का डायग्राम होगा। अगर कट नहीं करे तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट, नोट में कि इफ टू सर्कल्स डज नॉट कट each other या intersect each other, कट each other, देन आपका डायग्राम कैसा होगा भाई। कट नहीं करेंगे तो अलग अलग बना दो, सिंपल, ऐसा बना दिया, है ना। और हमारे पास यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे C1 हो गया, इसका रेडियस R हो गया, इसका रेडियस R1 हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि देन CC1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R प्लस R1। देखो तो दो रेडियस को जोड़िएगा और CC1 के बीच का डिस्टेंस को देखिए, CC1 का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, तो आप सर्कल देखकर बता सकते हैं, इक्वेशन गिवन हो उसका रेडियस आप प्राप्त कर लीजिएगा, सेंटर प्राप्त कर लीजिएगा। तो अगर CC1 के बीच का डिस्टेंस अगर R प्लस R1 से बड़ा है तो सर्कल कभी भी कट नहीं करेगा। तो दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो जाएंगे। डायग्राम से, ज्योमेट्री से देखिए चीजें कितनी आसान हो गई, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं हायर लेवल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम चलते हैं कुछ कंडीशंस पे, जिसपे हम बात करें कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे तो उसका कंडीशन क्या बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, फाइंड द कंडीशन, थ्योरम भी कहते हैं इसको, फाइंड द कंडीशन दैट द सर्कल्स, अगर एक का नाम हम दे दे S1, S1 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस स्मॉल C1, ठीक है। ये C1 वो सेंटर वाला C1 मत समझिएगा, ये स्मॉल C1 कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 एंड S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। म्यूट कर दीजिए भाई जिनके यहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है। तो इसका हमें कंडीशन बताना है कि ये दो सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल हो रहे हैं तो उसका क्या कंडीशन बनाया जाए, ठीक है। कैसे इसके कंडीशंस को हम बना सकते हैं। तो थोड़ा आप थोड़ा रिवाइज कीजिएगा अपने पुराने क्लास में कि अगर S1 का सेंटर पूछा जाए, सेंटर ऑफ सर्कल S1, ये क्या होता है, -G1 -F1। रेडियस पूछा जाए S1 का तो क्या होगा, रूट अंडर, 11th क्लास में था याद कीजिएगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। उसी तरह सेंटर ऑफ S2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, -G2 -F2, एंड रेडियस ऑफ S2 की बात करें तो रूट अंडर G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2, ठीक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए। अब हमारे पास नया पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इफ S1 एंड S2 आर ऑर्थोगोनल, है ना, यानी कि दो सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल हो रहे हैं तो आपको याद होगा कभी भी सेंटर के बीच का फॉर्मूला हमने बनाया था,
यहाँ पे C1 C2 है, क्योंकि यहाँ C नहीं है, यहाँ पे C1 और C2 है, तो C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, चूंकि थीटा 90 डिग्री है तो -2 R1 R2 cos 90 तो 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, अब इसी को हम प्रोसीड करेंगे। अब मान लो आपके पास C1 सेंटर जो है वो क्या है, -G1 कॉमा -F1, और C2 सेंटर जो है आपका क्या है, -G2 कॉमा -F2। देखो यहाँ पे ये आपका C1 है -G1 कॉमा -F1, यहाँ पे C2 जो है वो क्या है, -G2 कॉमा -F2। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा याद होगा सबको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस स्क्वायर करके, फिर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करके रूट लगाते हैं, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, G2 माइनस G1 या G1 माइनस G2, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, R1 की बात करें तो S1 का रेडियस क्या है, रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी रूट कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और R2 का क्या हो जाएगा, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा ओपन कर लेते हैं दोनों साइड फॉर्मूला को, जस्ट तो यहाँ से अगर हम ओपन करें तो इसको ओपन कीजिए, दिस इज G2 का स्क्वायर प्लस G1 का स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर, ठीक चल रहा है, हाँ, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, कुछ कैंसिल वैंसिल होने वाले हैं, तो देखिए G1 जो है वो इस G1 से कैंसिल हो गया, G2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, F2 स्क्वायर F2 से कैंसिल, F1 स्क्वायर से कैंसिल, तो बचता क्या है, -2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर माइनस ऑफ C1 प्लस C2। ठीक है, दाहिने साइड में C1 C2 माइनस में है, बाएं साइड में G1 G2 F1 F2 माइनस में है, तो दोनों का माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 शुड बी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म C1 प्लस C2। ध्यान रखिएगा ये C1 C2 कांस्टेंट टर्म है, नॉट सेंटर, वो C1 बड़ा वाला C1 हम लिख रहे हैं वो दूसरी चीज थी। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर दो सर्कल हमारे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 C1 प्लस C2, यहाँ पे G1 G2 F1 F2 क्या है, ये सब सेंटर्स हैं, और C1 C2 कांस्टेंट टर्म है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा होंगे, ये टॉपिक में हम आपको पहले ही बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला ही ज्यादा होगा, लेकिन अगर समझ के पढ़ेंगे तो ये सब चीजें अपने आप याद रहेंगी, भूल भी जाइएगा तो अपने आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई ट्रिक नहीं लग रहा है इसके फॉर्मूला में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया यहाँ पे कि दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन है कि सो दैट, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता है। सो दैट द सर्कल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस c इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by, कोई भी b और a कांस्टेंट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, माइनस c इक्वल टू 0 कट ऑर्थोगोनली, कट ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो अभी अभी ऑर्थोगोनली का हमने फॉर्मूला ही बनाया है, तो वो फॉर्मूला को हम जरा फिर से लिखेंगे ग्रीन कलर से, क्या था, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ऑर्थोगोनली कट कर
तो जब इस इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करें किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो देखो तो हमारा g1 का वैल्यू क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ g1 विल बी, बताइए, -a -a, द वैल्यू ऑफ f1 इज 0 0 एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज c। c उसी तरह से दूसरे वाले में देखें तो g2 की वैल्यू, चूंकि x का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर है, तो g2 का पार्ट देखें तो g2 इज 0, f2 इज b एंड c2 इज -c। माइनस तो इसलिए 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब g1 क्या है -a, g2 क्या है 0, 2f1 क्या है 0 और f2 क्या है b, तो ये वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। एंड c1 प्लस c2 को देखो तो ये क्या आएगा, c प्लस माइनस ऑफ c दैट इज 0। इसलिए LHS और RHS सेम है, इस कारण से ये फॉर्मूला हमारा होल्ड कर गया, यानी कि सर्कल्स जो होंगे हमारे क्या होंगे, हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करेंगे। मतलब टेंजेंट के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, या फिर रेडियस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कौन से पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। बोलिए, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हम प्रॉब्लम्स को बनाते चलेंगे और इसे देखते चलेंगे। तो अब हम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम और आपके लिए लेके आते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो लिखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द जरा ये अपने से प्रयास करेंगे सभी, कॉपी पेन ले लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which passes through the origin, ऐसा सर्कल जो कि ओरिजिन पे पास कर रहा हो, एंड कट्स, अपने से प्रयास कीजिएगा पहले, ऑर्थोगोनली द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0। तो ऐसा वो कौन सा सर्कल का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से, देखिए दो चीज है, जो कि ओरिजिन से पास करे और साथ ही साथ इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करे। ट्राई कीजिए, आपको हम 3-4 मिनट का समय देते हैं, 4 मिनट का, बनाइए। तो कैसे प्रयास करेंगे थोड़ा ट्राई कीजिए, देन हम तो बताएंगे ही। पहले म्यूट कर लीजिए, आवाज से प्रॉब्लम हो रही है। जब बोलना हो तो ही आप अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज आप म्यूट ही रहिए। बन जाएगा तो भले बोल सकते हैं। यही आपका लास्ट क्वेश्चन भी है आज के क्लास का। उसके बाद आप कुछ अपने से ही प्रयास करेंगे और कल हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे, दैट इज रेडिकल एक्सिस। धीरे धीरे टॉपिक को पकड़ना भी है हमें, क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है।
अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देना है। कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम टाइम में कट वगैरह ज़्यादा नहीं करें तो बेहतर है ना। बहुत लोग आधा बनाते हैं फिर काट देते हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। जितना फ्रेश लिखिएगा उतना अच्छा मार्क्स होगा, जितना डिटेल्ड में लिखिएगा उतना अच्छा मार्क्स होगा। डायग्राम बनाइएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स की चांसेस होते हैं। मान लीजिए कि 8 में से 6 नंबर आपको मिलने वाला है तो आपको 7-8 मिल जाता है, तो ये सब जरूरी भी है। चलिए, आई होप कि हमको लग रहा है कि समय शायद हो गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग प्रयास तो कर ही रहे होंगे। प्रयास बहुत जरूरी है। सफलता मिले ना मिले लेकिन प्रयास नहीं करना, प्रयास हमेशा करना चाहिए। इंसान तभी कुछ मुकाम पाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले, अब आराम से अब रिलैक्स हो जाइए। हमारे पास क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऐसे सर्कल का जो कि ओरिजिन से पास करे, ठीक है। अब मान लो कि हमें नहीं पता कि वो सर्कल कैसा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन है कि एक सर्कल आपका है, थोड़ा सा हम डायग्राम यूज करेंगे। एक सर्कल ऐसा है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा, ठीक है। अब देखिए ये ओरिजिन इधर चला गया, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ये जो है आपका ओरिजिन है और ये इधर से पास कर रहा है। अब नहीं, अब ये किसी तरह का सर्कल, ऐसा नहीं है कि एक्स वाई एक्सिस पे इसका सेंटर होगा या ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं। बस एक नॉर्मल एक सर्कल है जिसका नाम है एस, ठीक है। और ये सर्कल दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब है कि एक आपका, एक यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक सर्कल है, मान लो कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि S1 और S2 को, मतलब जो गिवन इक्वेशंस है उसको आप S1 S2 समझिए, इनको 90 डिग्री पे कट कर रहा है। और ये क्या इन्फॉर्मेशन है कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे, डायग्राम हमारा क्लियर हो गया। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाइए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक सर्कल का इक्वेशन मान लेंगे और उसके बाकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लेकर चलेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि लेट, जस्ट अ मिनट, let the given circle S has equation as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। दिस इज माई सर्कल S, ठीक है। इसके बाद सिंस सर्कल S passes through the origin, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब 0 0 पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पर आपका पॉइंट 0 0 है। तो इसका मतलब अगर हम x बराबर y बराबर 0 डाल दे इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो दोनों साइड सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई सर्कल या कोई लाइन या कोई इक्वेशन अगर 0 0 से पास कर रहा है तो x बराबर 0 और y बराबर 0 लेने पे LHS और RHS हमेशा बराबर होने चाहिए। तो उसी प्रकार से x और y को अगर हम 0 करें तो इक्वेशन नंबर 1 का LHS और RHS हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब वी विल गेट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g0 प्लस 0 प्लस c बराबर 0। यहाँ से क्या मिला हमें कि c की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो द सर्कल इक्वेशन, द इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा जब c जब 0 हो गया तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर 0, कॉन्स्टेंट टर्म में 0। अब हमारे पास क्या देखना है, हमें फॉर्मूला लगाना है।
अब देखो यहाँ पे है हमारा S1 नाम का एक सर्कल। S1 नाम का सर्कल जो है वो कैसा है, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है -8y, यानी कि यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए 0 इंटू एक्स कर लो बेहतर है, -8y प्लस 12 बराबर 0। उसी तरह से S2 जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इंटू एक्स -6 इंटू वाई प्लस मतलब -3 सॉरी -3 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारा नया सर्कल S का, ये हमारा S का जो इक्वेशन है ये क्या कर रहा है S1 और S2 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि चूंकि S और S1 ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो पहले हम S और S1 के साथ का लगाएंगे तो क्या हो जाता है वो 2G1 सॉरी 2G1G2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और पहले वाले का आपका क्या होगा G और दूसरे वाले का G क्या है 0 है। उसी तरह से 2f, ठीक है, और दूसरे वाले का क्या है f क्या है, ध्यान रखिएगा f क्या है, यहाँ पर ये माइनस सेट है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2f1 की वैल्यू f1 की वैल्यू क्या है माइनस सेट है तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ठीक है, तो थोड़ा सा ये छोटा छोटा चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2f -4 बराबर, तो इसका c क्या है, s का c क्या है, s का c तो 0 है और s1 का c क्या है 12 है। एक इक्वेशन बन गया हमारा कैसा -8f बराबर 12। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी -3/2, 4 तिया 12 4 दूनी 8, तो f का वैल्यू हमें मिल गया। ऑल्सो अब सेकंड वाले को देखिए, द सेकंड वन इज सिंस S and S2 कट इच अदर ऑर्थोगोनली, तो इसके लिए हमारा क्या बनेगा 2G इंटू इसका G क्या होगा S2 का G क्या होगा -2 हो जाएगा, -4 था तो -2 हो गया और इसमें 2f इंटू S2 का f क्या होगा -3 हो जाएगा, -6 है तो -3 इज इक्वल टू 0 प्लस -3। तो इसका मतलब अब ये फॉर्मूला कैसे बनने वाला है आपका, इसका मतलब क्या हो जाएगा -4G -6f बराबर -3, यानी कि 4G प्लस 6f बराबर 3, ज्यादा बेहतर है, माइनस हटा दिया। लेकिन हमारे पास g की वैल्यू f की वैल्यू ऑलरेडी क्लियर है, तो f की वैल्यू क्या है पहले वाले से यहाँ पे -3/2, तो -3 6 इंटू -3/2 ये कैंसिल होके क्या बनेगा 3। इसका मतलब 4G इज इक्वल टू 3 + 3 = 9 कितना हो गया 12, तो g का मान क्या आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास देखो जो हमारा ऐसा सर्कल था उसमें हमें जानना क्या था, g जानना था, f जानना था, c जानना था, और c का वैल्यू 0 पहले से हमारे पास क्लियर है, g का वैल्यू हमारा 3 है, f का वैल्यू हमारे पास -3/2 है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x² + y² + 2gx, तो 2gx मतलब 2 × 6x और प्लस 2fy, तो -3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये वो सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास करता है और S1 एंड S2 के साथ क्या कर रहा है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको बढ़िया से आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेकिन थोड़ा मेहनत करना होगा, फॉर्मूला ज्यादा होगा, भूलने की गारंटी ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है क्वेश्चंस में या थ्योरी में तो जरूर पूछ लेंगे, या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहां पे भी क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, हमको जब भी समय मिलेगा हम बता देंगे, अदरवाइज आप अपने में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, हो सकता है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों मिलकर पीडीएफ जाएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग करना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का अलग पीडीएफ जाएगा, एक साथ जाएगा। तो आप लेक्चर 2 देख लीजिएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर हम बात करें आज का तो स्टार्टिंग हुआ है सिस्टम ऑफ सर्कल्स, एक क्वेश्चन से हुआ है, इस क्वेश्चन से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं दिस इज लेक्चर 2। ठीक है, तब तक आज के लिए रहने देते हैं, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
ये कुछ बातें, अच्छा ठीक है, इन लोग से हम बाद में बात करेंगे। ओके।